हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय फ्लक्स हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, 2-3 चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है। पहला चैप्टर में भी हम लोग जाने, मीन्स जो एनसीईआरटी का 4th चैप्टर था उसमें भी जाने, 5th चैप्टर में भी हम लोग जाने और 6th चैप्टर में भी हम लोग चुंबकीय फ्लक्स जान रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो बहुत ही हटके होगा। मीन्स इसमें हम लोग डिटेल चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका जो मात्रक क्या है, इस पे जो न्यूमेरिकल होंगे वो किस तरह से न्यूमेरिकल बनेंगे, वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। बहुत लोग होते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम करेगा। इसलिए जब भी आप आते हैं लाइव क्लास को अटेंड करने, तो इस लाइव क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको फायदा होगा। ये नहीं कि अभी आए फिर थोड़ा सा हम दूसरे पे चले गए फिर आ गए, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम करेगा, समझने में दिक्कत होगा। तो बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को बताने से पहले हम विद्युत फ्लक्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स है उसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स भी है। जिस तरह से विद्युत फ्लक्स में हम लोग पढ़े थे, विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़े थे, ठीक उसी तरह से हम लोग चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा उसके बारे में जानेंगे, इसका जो न्यूमेरिकल होगा वो जानेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले विद्युत फ्लक्स। तो किसी को याद है क्या विद्युत फ्लक्स? बहुत लोग तो भूल गया होगा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक जरूर याद होगा। तो खैर, हम परिभाषा की बात कर रहे हैं कि किसी भी तल, हम कहेंगे परिभाषा विद्युत फ्लक्स की बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक। तो हम बात करें किसी भी विद्युत क्षेत्र में गुजरने वाली, किसी भी विद्युत क्षेत्र में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की, लंबवत विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या उस विद्युतीय क्षेत्र के जो मान होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, विद्युत फ्लक्स। यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या उस तल से बद्ध विद्युत फ्लक्स कह देते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से निरूपित करते हैं। और विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चलिए, बहुत लोग लिख रहे हैं वेबर होता है। याद रखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो जिस तरह से हम लोग विद्युत फ्लक्स पढ़े हैं उसी तरह से हम आपको विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा की बात करें तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी तल कैसा भी हो सकता है, किसी भी तल से गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स, उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से निरूपित करते हैं। क्या चीज से निरूपित करते हैं, फटाफट कमेंट में बताइए, क्या चीज से निरूपित करते हैं चुंबकीय फ्लक्स को? चुंबकीय फ्लक्स को फाई से निरूपित करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है। याद रखिएगा, विद्युतीय फ्लक्स का भी मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का भी मात्रक वेबर होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। बहुत गर्मी लग रहा है, तो इतना क्लियर हो गया। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वेबर होता है। कुछ बच्चे कमेंट किए कि सर ये जो
कल हम लोग पढ़े थे जो मीन्स फैराडे और हेनरी का प्रयोग पढ़े थे, फैराडे और हेनरी का प्रयोग पढ़े थे कल। और उसमें कुछ लोग बोला कि सर ये फैराडे और हेनरी कहाँ के थे। तो देखिए ये मायने नहीं रखता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो कहाँ के थे, लेकिन ये साइंटिस्ट क्या किए बहुत मायने रखता है। खैर आप पूछे तो बता दें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कोई पूछ दे कि हेनरी के पिताजी का नाम क्या है और फैराडे के पिताजी का नाम क्या है, तो ये सब सही नहीं है। जो हमको एक्चुअल चाहिए, जो हमको पढ़ना है, जो समझना है, जो आगे भी काम करेगा, उसके बारे में हमको जानना है। अब उसके पूरा खानदान, उसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत नहीं। खैर वैसे आप पूछे हैं तो आपको बताना चाहेंगे, जो कल हम लोग पढ़े थे मीन्स फैराडे और हेनरी का प्रयोग, तो जो चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण में दो ही साइंटिस्ट जो हैं इस मतलब पूरे चैप्टर का मतलब निर्माण कर दिए, वो है फैराडे और हेनरी। फैराडे और हेनरी मीन्स फैराडे और हेनरी ने ही सबसे पहले 1830 में, कब 1830 ईस्वी में अपने प्रयोगों द्वारा बताया कि किसी भी बंद लूप में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या? किसी भी बंद लूप में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये फैराडे ने बताया था और हेनरी दोनों ने मिलकर बताया था, जैसे कि कल हम लोग प्रयोग में पढ़ चुके थे। बात समझ में आया? अब सवाल है कि सर फैराडे कहाँ के हैं, तो आपको बताना चाहेंगे जो फैराडे थे वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे फैराडे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा फैराडे कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। अब सवाल है कि सर फैराडे का पूरा नाम क्या है, तो कहेंगे माइकल फैराडे। क्या कहेंगे? माइकल फैराडे। फैराडे का पूरा नाम माइकल फैराडे, जो इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और हेनरी का अगर पूरा नाम कहें तो जोसेफ हेनरी। क्या नाम है? जोसेफ हेनरी। ये जो जोसेफ हेनरी थी ये अमेरिकन थे। जोसेफ हेनरी कहाँ के थे? अमेरिका। क्या थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो याद रखिएगा ये मायने नहीं रखता है कि कहाँ के थे, लेकिन ये मायने जरूर रखता है कि जो हेनरी थे, जो माइकल फैराडे थे, ये क्या किए, इनका प्रयोग क्या है। प्रयोग याद ही होगा, कल आप लोगों को बहुत इजी वे में बताए थे। तो खैर याद रखिएगा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित जो भी घटनाएं घटित हुई, इसके बारे में श्रेय माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी को जाता है, जो कि सन 1850 ईस्वी में उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि किसी भी बंद लूप में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो उससे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र, उससे उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके बारे में बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे नियम दिए। प्रयोग तो पढ़ चुके हैं, कल जो है हम लोग फैराडे का नियम भी पढ़ लेंगे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा आप जान चुके हैं। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? मीन्स किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। याद रखिएगा क्या? किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी तल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को क्या चीज से डिनोट करते हैं? तो फाई से डिनोट करते हैं। फाई जो है इस तरह से लिखते हैं, याद रखिएगा फाई। और इसका जो मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वेबर। क्या है? वेबर। अब ध्यान से इसको फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये जो है मान लेते हैं ये कोई तल है जिसका एरिया हमारा ए है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है इसके लंबवत गुजरती है। क्या करती है? इसके लंबवत गुजरती है। याद रखिएगा ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स कहलाई जाती है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो होती है ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं, तो ये जो है इसके बीच में ये लंबवत होता है, चूंकि ये 3D होता है,
ये एरिया हम इसको डिनोट कर देते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका ऐसे जाता है, ये चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ये लंबवत होती है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी थीटा इज इक्वल टू, आप कहिएगा सर ये तो न्यून को बन रहा है, तो ये 3D फिगर है। क्या है? 3D। तो इस तरह से ये जो होता है चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी तल के लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। तो हम इसका फॉर्मूला की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका फॉर्मूला हम बताएंगे, फिगर को यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है। फिगर हम आपको ये बता रहे हैं, ये आपका बी वेक्टर है। बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। इस तरह से ये जो है पास करती है चुंबकीय बल रेखाएं, तो हम कहेंगे फाई इज इक्वल टू, ये क्लोज सरफेस एस है, तो हम लिखेंगे बी वेक्टर इंटू एस वेक्टर। फाई इज इक्वल टू क्या करेंगे? बी वेक्टर इंटू एस वेक्टर। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर हम पूरी की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। यदि स्मॉल एरिया की बात करेंगे तो डी एस वेक्टर हो जाएगा, और ये फाई इज इक्वल टू, ये फाई एम कर लेते हैं। फाई एम का मतलब हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स। फाई एम का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम कर सकते हैं क्लोज सरफेस बी वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर। क्या करेंगे? बी वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर। अब सवाल ये है, ध्यान से समझिएगा, ये डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फाई, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, कौन सा राशि है? कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कौन सा राशि है, तो कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्या कहेंगे? एक अदिश राशि है। क्यों कहेंगे? यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट और ये हटेगा वेक्टर, तो ये हमेशा कॉस थीटा आता है। कॉस ही बता देता है कि ये जो है एक अदिश राशि है। याद रखिएगा, जो चुंबकीय फ्लक्स है चाहे विद्युत फ्लक्स है, एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है? एक अदिश राशि है। अगर इसका एसआई मात्रक हम आपको बताए हैं कि एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। याद रखिए एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। मीन्स ये चुंबकीय बल रेखाएं कब चुंबकीय क्षेत्र के साथ चलती है, कब चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत चलती है। तो इसको बताने से पहले हम आपको एक चीज बताएंगे कि जो चुंबकीय फ्लक्स होती है धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक कब होगा और चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक कब होगा, इसको आप सबसे पहले जानिए। इसको बताने से पहले इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स और ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब हम लोग धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स और ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं। देखिए इसको, इस फिगर को मिटाना चाहेंगे, ध्यान से आप समझिएगा। ये आपका बी वेक्टर है। क्या है? बी वेक्टर मीन्स चुंबकीय क्षेत्र है, और ये जो है आपका कोई भी बंद पृष्ठ है, बंद तल है। तो हम बताएं कि मान लेते हैं कि इसी के, ध्यान से समझिएगा, अगर इसी के समानांतर हमारा कोई चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, क्या मान लेते हैं ON जो है वो चुंबकीय बल रेखाएं किसके समानांतर जा रही है, तो
चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर जा रही है। किसके समानांतर? चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर। मतलब कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है तो उस कंडीशन में जो थीटा का मान होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? थीटा का मान 0 डिग्री होता है। तो बताइए जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो cos 0 का वैल्यू कितना होगा? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कि cos 0 का मान कितना होगा। cos 0 का मान कितना होगा? cos 0 का मान 1 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम cos 0 रखते हैं तो फाई इज इक्वल टू BDS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू BDS। यहाँ पे फाई आप देख सकते हैं धनात्मक हुआ। क्या हुआ? धनात्मक। तो कहेंगे क्या कि जब चुंबकीय बल रेखाएं किसी तल से चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गुजरती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गुजरती है, तो चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होगा। क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होगा। कब धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होगा? जब चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गुजरती है, अर्थात समानांतर गुजरती है, तो उस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स हमारा धनात्मक हो जाएगा। ये फाई इज इक्वल टू BDS हो जाएगा। ये बात समझ में आएगा? धनात्मक कब होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र तल के समानांतर गुजरती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गुजरती है, तो चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होगा। अब बात करते हैं ऋणात्मक कब होगा। तो ऋणात्मक इसके ठीक विपरीत। अगर मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र ये, अब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विपरीत दिशा में गुजर रही है, तो विपरीत दिशा में गुजरेगी तो कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का मान क्या होता है? -1 होता है। cos 180 डिग्री का मान कितना होता है? तो -1 होता है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू -BDS, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक होगा जब चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में थीटा का मान 180 डिग्री होगा। तब हमारा चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और cos 180 डिग्री का -1 होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक होगा। सिंपल आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा याद करने के लिए कि चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा। एक चीज हम आपको बताए थे, ये प्लस वाला और ये प्लस हमेशा क्या करता है? बाहर की ओर जाता है। क्या करता है? बाहर की ओर जाता है। बताए थे क्या? कहाँ पे बताए थे? बताइए कहाँ पे बताए थे? हम लोग विद्युत क्षेत्र में पढ़े थे। नहीं, विद्युत क्षेत्र में पढ़े थे। और माइनस में बताए थे कि हमेशा जो है वो अंदर की ओर जाता है। क्या? अंदर की ओर जाता है। ध्यान से समझिएगा। सिंपली इसी तरह से हम कहेंगे, जब चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। कहाँ निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, तो चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक। और जब चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में घुसती है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है, तो वो ऋणात्मक हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक कब होगा? जब इसमें प्रवेश करेगी। इधर से देखिए प्रवेश कर रही है, इधर से जब घुसेगी इस पृष्ठ में तो ऋणात्मक, और जब वहां से निकलेगी तो धनात्मक। ये है चुंबकीय फ्लक्स। अब इसका मात्रक की बात करेंगे, CGS कि इसका CGS मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक क्या है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एक वेबर का परिभाषा कितना होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी फटाफट। हम आपको एक वेबर का परिभाषा बता रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स का तो मात्रक आप समझ गए, वेबर। अगर एक वेबर का परिभाषा पूछे जाए तो क्या जवाब देंगे? ध्यान से आप समझिएगा। एक वेबर का
चलिए आप लोग जवाब दिए कि एक वेबर बराबर क्या हो सकता है, एक वेबर का परिभाषा कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको एक वेबर का परिभाषा बताने जा रहे हैं, ध्यान से आप लोग समझिए। लेकिन एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक कब होगा, चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक कब होगा। ध्यान से समझिएगा, जब किसी तल से चुंबकीय फ्लक्स बाहर निकलती है, किसी तल से चुंबकीय फ्लक्स बाहर निकलती है तो वो तल पर चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होता है, और जब हम किसी तल से चुंबकीय फ्लक्स अंदर जाती है, मीन चुंबकीय बल रेखाएं जब अंदर जाएगी तो वो चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक होगा। जिस तरह से धनात्मक हमारा आवेश और ऋणात्मक आवेश था कि बाहर की ओर जाने वाली रेखाएं जो होती थी वो धनात्मक रेखाएं होती थी, धनात्मक विद्युत रेखाएं होती थी, और जब अंदर प्रवेश करने वाली रेखाएं होती थी वो ऋणात्मक विद्युत रेखाएं होती थी। तो ठीक उसी तरह से किसी तल से बाहर निकलने वाली चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होती है, किसी तल के अंदर जाने वाली चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ऋणात्मक होती है। चलिए तो ये समझ गए। तो हम बात कर रहे थे क्या, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हम लोग जवाब दिए, तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हम लोग पढ़े हैं, वेबर। अब सवाल ये है कि एक वेबर का परिभाषा क्या हो सकता है, एक वेबर किसे कहेंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा, फाई बराबर हम लोग जानते हैं क्या, फाई बराबर हम लोग जानते हैं बी वेक्टर इंटू एस वेक्टर। अगर एक वेबर की बात करें, वेबर को शॉर्टकट में एक डब्ल्यू लिखते हैं। एक वेबर इज इक्वल टू, ये जो है एसआई, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। और एस जो है वो एरिया है, क्या है, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ये ध्यान से इसको समझिएगा कि एक वेबर को परिभाषित करना हो तो कैसे हम परिभाषा कहेंगे। तो कहेंगे एक वेबर, क्या, एक वेबर, एक वेबर हम कहेंगे किसी तल के लंबवत, या जब किसी तल के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से, जब किसी तल के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरता है। ध्यान से समझिएगा, जब किसी तल के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरता है तो उसे उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एक वेबर कहलाता है। सिंपल याद रखिएगा, एक वेबर यानी कि जब किसी तल के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से जब एक टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र गुजरता है तो उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एक वेबर कहलाता है। क्या कहलाएगा, एक वेबर। तो ये आपको याद रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे सीजीएस मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक। ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल को हम लोग डिनोट करते हैं एम एक्स। क्या, एम एक्स। याद रखिएगा, जो चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है। और मैक्सवेल को हम एम एक्स से डिनोट करते हैं। क्या, एम एक्स से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, आपका मैक्सवेल, एम एक्स, मैक्सवेल एम एक्स। याद रखिएगा, क्या, मैक्सवेल एम एक्स। तो अब बात करते हैं कि एक मैक्सवेल बराबर क्या होगा। जिस तरह से एक वेबर का परिभाषा आप दिए थे, ठीक उसी तरह से एक मैक्सवेल का भी परिभाषा हम लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक मैक्सवेल, क्या, एक मैक्सवेल इसी तरह से परिभाषा लिखेंगे, जब किसी तल
क्या किसी तल के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से एक गाउस है, एक गाउस का चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत गुजरता है तो तल से बद चुंबकीय फ्लक्स एक मैक्सवेल कहलाता है। जिस तरह से हम एक वेबर बराबर लिख सकते हैं, क्या 1 मीटर स्क्वायर टेस्ला लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, उसी तरह से एक मैक्सवेल बराबर लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गाउस लिख सकते हैं। क्या 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गाउस लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मैक्सवेल का परिभाषा हुआ एक मैक्सवेल क्या है, तो सीजीएस मात्रक है। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। एक मैक्सवेल का परिभाषित करना हो तो कहेंगे कि जब किसी तल के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से एक गाउस का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरता है तो उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एक मैक्सवेल कहलाता है। अर्थात एक मैक्सवेल बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गाउस कहेंगे। यहाँ पर देखिएगा सेंटीमीटर और गाउस यूज किए, यहाँ पर देखिएगा मीटर और टेस्ला यूज किए। क्यों मीटर और टेस्ला यूज किए हैं? क्योंकि एसआई मात्रक जो होता है लंबाई का वो मीटर होता है, एसआई मात्रक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का वो टेस्ला होता है। तो इस तरह से हम लिख दिए हैं कि मीटर स्क्वायर और टेस्ला। यहाँ पर सीजीएस की परिभाषा बता रहे हैं, मैक्सवेल की परिभाषा बता रहे हैं। तो यहाँ सीजीएस पद्धति की बात करेंगे तो लंबाई का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो गाउस होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वेबर और मैक्सवेल में संबंध स्थापित करेंगे। फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए अब हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। एक मैक्सवेल बराबर एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल होता है, एक मैक्सवेल बराबर कितना होगा उसके बारे में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। वेबर तथा मैक्सवेल में संबंध बहुत आसान है। इसका संबंध ध्यान से आप समझिएगा, इसका संबंध कैसे कर सकते हैं ध्यान से समझिए। एक वेबर बराबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये पढ़े हैं, अभी पढ़े एक वेबर का परिभाषा में। एक वेबर बराबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर पढ़े हैं ना। चलिए तो बताइए एक टेस्ला में कितने गाउस होते हैं? गाउस क्या है? गाउस चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। गाउस क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। और टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो बताइए एक टेस्ला में कितने गाउस होते हैं? फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। एक टेस्ला में कितने गाउस होते हैं? चलिए हम आपको बता रहे हैं 10⁴ गाउस। यहां पर लिखेंगे सिंस 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस होता है। इनटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
ये तो सब लोग को पता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 टू पावर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 10 टू पावर -2 का, मीन्स 10 टू पावर 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो बताइए 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? तो हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को हम क्या चीज में चेंज कर दिए? सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होगा तो 1 मीटर स्क्वायर में हमारा क्या होगा? 100 का स्क्वायर कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू पावर 4 हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं, जब गुणा में बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है? जब बेस बराबर हो और वो गुणा में हो तो पावर में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं कि घटाते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। पावर में हम क्या करते हैं? जब बेस बराबर हो और गुणा में हो तो क्या करते हैं? पावर को। चलिए ठीक, तो हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 8 और इसको लिख सकते हैं गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। और चूंकि आप जानते हैं 1 गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मैक्सवेल, क्या 1 गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मैक्सवेल, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू पावर 8 मैक्सवेल। क्या लिख सकते हैं? 1 वेबर इज इक्वल टू, जिस तरह से हम लोग 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू पावर 4 गाउस पढ़े थे, ठीक उसी तरह से 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू पावर 8 मैक्सवेल होता है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू पावर 8 मैक्सवेल होता है। ये तो संबंध। अब बात करेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होगा। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र। यदि हमें चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र ज्ञात करना हो तो फाई इक्वल टू क्या जानते हैं? बी इंटू एस। बी इंटू एस, बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और एस का मतलब सरफेस, मतलब एरिया। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है? ये लिखेंगे एम एल टी का पावर, एम टी का पावर -2 ए इनवर्स होता है। क्या हम करेंगे? चुंबकीय जो क्षेत्र का बीमा होता है एम टी का पावर -2 और ए इनवर्स होता है, और क्षेत्रफल का जो बीमा होता है वो आपका एरिया होता है, मींस एल का पावर 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हमें करना हो तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ए इनवर्स कर लेते हैं। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, चुंबकीय फ्लक्स का बीमा हमें निकल गया। चुंबकीय फ्लक्स का बीमा हमें निकल गया। तो इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। मैक्सवेल और मीन्स जो आपका वेबर और मैक्सवेल में संबंध स्थापित किए तो 1 वेबर बराबर हमारा 10 टू पावर 8 मैक्सवेल होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का अगर हमें विमीय सूत्र निकालना हो तो कहेंगे एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 और ए इनवर्स हम कहेंगे। एक स्पेशल नोट याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल नोट की बात करेंगे। क्या चीज? एक स्पेशल नोट की बात करेंगे। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग 2 न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस न्यूमेरिकल को आप भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, सही ठीक समझ में आ रहा है। तो हम सबसे पहले नोट की बात करेंगे। क्या चीज का? अब हम लोग नोट की बात करते हैं। नोट बहुत स्पेशल है, याद रखिएगा। ये नोट जो है न्यूमेरिकल में बहुत काम करता है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो नोट क्या है? सूत्र हम लोग पढ़े हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्या पढ़े हैं? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जो थीटा है, थीटा समझिए किसी तल पर खींचे गए अभिलंब द्वारा बी की दिशा से बना कोण है। याद रखिएगा थीटा क्या है? किसी अभिलंब द्वारा
बी वेक्टर की दिशा में बना कोण है। थीटा क्या है? किसी अभिलंब द्वारा बी वेक्टर की दिशा में बना अभिलंब कोण है। ये आप देखिएगा फिगर, इस फिगर को आप समझिएगा। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर अब दोनों एक ही दिशा में, क्या है? दोनों एक ही दिशा में। तो दोनों एक ही दिशा में खींचा गया जो अभिलंब कोण होता है वो थीटा से निरूपित करते हैं। यदि सपोज दैट यदि तल द्वारा बी वेक्टर की दिशा से बना कोण अल्फा है, ध्यान से समझिए, ये जो है बीच का क्रॉस आप देख रहे हैं, ये तल है। यदि ये अल्फा जो है तल के द्वारा बी और तल के द्वारा अगर अल्फा कोण होगा, क्या होगा? तल के द्वारा बी और तल के बीच में अल्फा कोण होगा, तो अल्फा कोण देने के बाद अगर हमें थीटा निकालना हो तो ये तो पूरा यहां से यहाँ 90 डिग्री का है, तो क्या करेंगे? 90 में से अल्फा निकालते घटाते हैं तब हमें थीटा का मान निकलता है। फिर से ध्यान से समझिए, थीटा जो है ए और बी वेक्टर के बीच का कोण है, मतलब किसी तल के क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है। यदि किसी तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण अल्फा हो तो उस कंडीशन में अगर हमें कोण निकालना हो थीटा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस क्या करते हैं? अल्फा कर लेते हैं। ये याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में हमारा काम आएगा। चलिए अब हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। थ्योरी जो हम लोग पढ़े हैं, ये थ्योरी पे हम लोग पहला न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों अलग अलग टाइप के होंगे, ध्यान से समझिएगा। एक आयताकार लूप का क्षेत्रफल 0.25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह लूप 10 का पावर 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के 3 कंडीशन दिया है, समानांतर, अभिलंबवत और 60 डिग्री कोण पर झुका है, तो हर परिस्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्या दिया है? सबसे पहला एरिया दिया है, कितना दिया है? एस दिया है, एस इज इक्वल टू 0.25, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में करेंगे तो 0.25 इंटू 10 टू पावर क्या हम कर लेते हैं? -4 मीटर स्क्वायर कर लेते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो स्क्वायर है तो यहाँ पर 100 का पावर -2 करते हैं, तो ये 10 टू पावर -4 हो जाता है मीटर स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दिया है बी का मान 10 का पावर 4 वेबर पर एम्पियर का स्क्वायर दिया है। तो पूछ रहे हैं 3 कंडीशन। पहला, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। सेकेंड, यदि थीटा बराबर हमारा कितना हो? अभिलंबवत 90 डिग्री हो। थर्ड कह रहा है कि यदि थीटा बराबर ये 60 डिग्री कोण पर झुका हो तो प्रत्येक दशा में लूप से पर चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करिए। यानी कि हम इसको क्या कर लेते हैं? 60 डिग्री, क्या कर लेते हैं? 60 डिग्री। तो इस तरह से जो वैल्यू दिया है वो हम नोट कर लिए। ध्यान से समझिएगा, ये थीटा बराबर 60 डिग्री लिखे हैं। बहुत लोग सोच रहा होगा कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, दिखाई देगा। तो ये इस तरह से जो वैल्यू दिया है हम वो पहले नोट किए हैं। अब क्या करते हैं? एक एक करके हम बनाते हैं। 5 पूछ रहा है, 5 इज इक्वल टू करते हैं वाट, यहां पर कर लेते हैं 5 इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं। अब चूंकि पहला में हम जानते हैं 5 इज इक्वल टू बी एस कॉस थीटा जानते हैं। क्या जानते हैं? बी एस कॉस थीटा। तो b के जगह पर b का मान रखेंगे 10 का पावर 4 इंटू s के जगह पर हम रखेंगे 0.25 इंटू 10 टू पावर -4 और इंटू cos 0 का मान हमारा क्या होता है? 1 हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0.25 और ये हमारा क्या हो जाएगा? वेबर। ये आपका पहला का आंसर हो गया। पहला समझ में आया? कुछ ज्यादा नहीं किए हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं 5 इज इक्वल टू बी एस कॉस थीटा। बी के जगह पर बी का मान 10 टू पावर 4 रखे हैं इंटू
एस के जगह पर एस का मान 0.25 इंटू 10⁻⁻4 और cos फाई यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1 रखें। क्यों? क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अब सेकेंड में आप ध्यान से समझिएगा, फाई इज इक्वल टू बी एस cos थीटा करते हैं तो b के जगह पर आपका 10⁻4 और इनटू ये आपका 0.25 इंटू 10⁻⁻4 और cos 90 का वैल्यू जो होता है वो आपका क्या 0, तो बराबर हमारा 0 हो जाएगा। मीन सेकेंड कंडीशन में जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा वो 0 हो जाएगा। तो तीसरा कंडीशन में हम निकालते हैं थर्ड कंडीशन। ध्यान से इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड कंडीशन हम बताने से पहले थर्ड कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जगह है थर्ड कंडीशन में। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद थर्ड कंडीशन बताएंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थर्ड कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। थर्ड कंडीशन आप लोग सॉल्व करिए, बताइए कितना होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट थर्ड कंडीशन बताइए। थर्ड कंडीशन बताइए क्या होगा। थर्ड कंडीशन ध्यान से समझिए। थर्ड कंडीशन में फाई इज इक्वल टू बी एस कॉस थीटा, बी के जगह पर 10⁻4, एस के जगह पर 0.25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 कर लेते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.125, ये हो जाएगा वेबर। ये आपका थर्ड का आंसर इस तरह से बन गया। तो किसी को कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में? किसी को किसी प्रकार का इसमें डाउट है? चलिए अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल बनाएंगे, बहुत ही लास्ट न्यूमेरिकल है। आपको ज्यादा भी टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम खुद गर्मी से भीग चुके हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं कि नहीं आपको थोड़ा सा और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करवाएं। ये न्यूमेरिकल आप थर्ड बना लिए होंगे, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूला बेसिस पे है। चलिए एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, आप लोग भी इसको सॉल्व करिएगा। एक आयताकार लूप जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल 0.60 मीटर स्क्वायर है, एक 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। जबकि लूप का तल यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट क्षेत्र के समानांतर हो, सेकेंड क्षेत्र के अभिलंबवत हो,
तथा थर्ड में कह रहा है क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर झुका हो। ध्यान से समझिएगा, ये जो मान दिया है हम लिखे हुए हैं, मीन्स एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। लिखा है एक आयताकार लूप जिसका क्षेत्रफल 0.60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये एक 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ये तल की चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है उसके बारे में ज्ञात करना है। फिर कह रहा है जबकि लूप का तल, यहाँ पे लूप का तल दिया हुआ है क्षेत्र के समानांतर, क्षेत्र के अभिलंबवत, क्षेत्र के दिशा से 30 डिग्री कोण पे। तो यहाँ पे हम ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमारा दिया है S इज इक्वल टू 0.60 मीटर स्क्वायर, फिर दिया है B इज इक्वल टू 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि फाई बराबर क्या है। पहला कंडीशन में है कि क्षेत्र के समानांतर हो। देखिए यदि हमें थीटा निकालना है, थीटा तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस अल्फा कर लेते हैं। तो सिंस अल्फा इज इक्वल टू समानांतर जब भी होता है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। याद रखिए समानांतर जब भी होगा तो 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अल्फा बराबर 0, तो हमारा थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस 0, तो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इस कंडीशन में हम पहला निकालते हैं, क्या पहला निकालते हैं फाई इज इक्वल टू BS, और कॉस क्या करते हैं 90 डिग्री। और चूंकि आप जानते हैं कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है 0 होता है, तो 0 हम लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये जो है वो 0 हो गया। फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो जाएगा। कब, जब तल और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं तो शून्य हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन आप देखिएगा, कह रहा है क्या क्षेत्र के अभिलंबवत। तो क्षेत्र के अभिलंबवत का मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा करते हैं, और सिंस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लंबवत का मतलब 90, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू हम क्या करते हैं BS कॉस हम कर लेते हैं 0। अब बताइए B के जगह पर अगर 0.60 मीटर स्क्वायर इंटू हम इसके जगह पर 0.5 रख लेते हैं, S के जगह पर, B के जगह पर हम क्या करेंगे 0.5 और इंटू कॉस 0 का मान 1, इसको कैलकुलेशन करिए तो आएगा कितना, इसको 6 5 30 300, ये आपको कर लेते हैं 0. इतना हम कर सकते हैं वेबर। क्या कर लेते हैं, थर्ड कंडीशन में हमारा ये होगा। सेकेंड कंडीशन में, थर्ड में अगर हमें निकालना है, ध्यान से समझिएगा, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 30 डिग्री पर झुका हुआ है, तो हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा करते हैं। सिंस अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, तो हम करते क्या है 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये थीटा का वैल्यू जो है हमारा 60 डिग्री, ये याद रखिएगा। जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको समझाएंगे। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग ले लिया होगा, या फिर आप यहीं पे देख लीजिए। थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड हम बात कर रहे हैं। हम फाई इज इक्वल टू BS कॉस थीटा कर लेते हैं। तो B के जगह पर हम 0.5, S के जगह पर 0.60 और cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाता है। इसको कटाइए तो इतना आएगा, तो हम 0.150 वेबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल बनाना चाहिए। इसमें कहीं भी डाउट है तो ध्यान पूछ लीजिए।
देखिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि सर ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा लिए और कुछ नहीं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा ना, समझिएगा। जबकि लूप का तल, यहाँ पे लूप का तल दिया हमने, नोट में स्पेशल केस पढ़ा है, नोट पे आप ध्यान दिए होंगे तब तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि नोट को आप ध्यान से नहीं पढ़े, नहीं समझे तो में भी दिक्कत इस न्यूमेरिकल में हो सकता है। इसलिए इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए नोट को एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको खत्म करते हैं। ये जो था आपका चुंबकीय फ्लक्स था। इस चुंबकीय फ्लक्स का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि चुंबकीय फ्लक्स का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, लाइक में शेयर में पैसा नहीं लगता है, लाइक शेयर करने में पैसा नहीं लगता है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी इसको बताइए, शेयर करिए। और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।